भाजपा संग कब तक टिकेंगे नीतीश और नायडू। अब इस पूरे मामले में वर्ल्ड मीडिया को काफ़ी दिलचस्पी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि राजा की तरह संसद में आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में है। इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार अब मोदी के सुर नरम पड़े। एक तरफ बीबीसी कह रहा है कि क्या रौबदार मोदी एक विनम्र नेता में तब्दील हो पाएंगे। दूसरी तरफ द वॉशिंगटन पोस्ट दावा कर रहा है नीतीश अपना हक ज़रूर वसूलेंगे। अल जज़ीरा ने भी इस पूरे मामले में कमेंट किया और नीतीश के बारे में कहा है कि कभी ब्रेकअप तो कभी पैचअप वाले नीतीश। क्या कमेंट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया के मोदी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। किसने बधाई दी और किसको मिर्ची लगी, जानेंगे इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव 2024 में 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत से नहीं नवाजा। एक तरफ 400 पार का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे ज़्यादा 240 सीटें जीती, पर दूसरी तरफ बहुमत का आंकड़ा टच नहीं कर पाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत के चुनाव पर वैसे ही दुनिया की नज़रें थीं और उम्मीद से उलट आए नतीजों ने भारत की राजनीति दुनिया में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ा दी है। सरकार कैसे बनेगी, कितना चलेगी, इस पर वर्ल्ड मीडिया में रोज़ कुछ न कुछ छप रहा है। रविवार को लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। अमेरिका मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दिल्ली की राजनीतिक हवा बदल चुकी है। विनम्र पड़ चुके नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमेशा किसी मसीहा की तरह बोलने वाले मोदी के सुर अब नरम पड़ चुके हैं और अब नतीजों का असर ये हुआ है कि अब टेलीविज़न पर होने वाली बहस में एंकर विपक्ष को भी बोलने का समय देने लगे हैं। अब टेलीविज़न पर होने वाली बहस में एंकर विपक्ष को भी बोलने का समय देने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मोदी के बहुमत खोने के बाद अब दूसरी पार्टियां भी लाइमलाइट को एंजॉय करेंगी, जो पहले सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई संसद के उद्घाटन वाले दिन को मोदी की एंट्री और एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने वाले दिन की एंट्री की तुलना की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि संसद के उद्घाटन के दिन मोदी किसी राजा की तरह एंट्री ले रहे थे। माथे पर तिलक लगाए हुए थे, सबसे आगे अपने हाथ में राजदंड सेंगोल लेकर चल रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडित उनके पीछे थे। और अब एक साल बाद 7 जून को जब बहुमत खोने के बाद मोदी संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को नमन किया। इस दौरान जब भी कोई सीनियर लीडर स्पीच देने उठ रहा था तो मोदी भी उनके सम्मान में उठ रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एनडीए सरकार में गठबंधन के 2 मजबूत साथी हैं, टीडीपी और जेडीयू। बीजेपी को इन 2 सहयोगी दल पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। आगे अखबार लिखता है कि गठबंधन की ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी के लिए सबसे अहम हिंदू एजेंडे पर सहमत नहीं हैं। ये दोनों पार्टियां कई बार यूसीसी, सीएए, एनआरसी, मुस्लिम रिजर्वेशन आदि मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखती हैं। ब्रिटेन का मीडिया हाउस बीबीसी लिखता है कि रौबदार मोदी एक विनम्र नेता में तब्दील हो पाएंगे। बीबीसी लिखता है कि भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकार कोई नई बात नहीं है। यहाँ 6 से लेकर 1 दर्जन पार्टियां मिलकर सरकारें बना चुकी हैं। भारत ने 1989 से 2004 तक हुए आम चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 1989 से 1999 में तो 8 बार सरकार बनी और गिर गई। बीबीसी लिखता है कि गठबंधन की सरकारों में स्थिरता नहीं होने के बावजूद कुछ देशों की अर्थव्यवस्था और ग्रोथ रेट बढ़ रहे हैं और उनमें अहम बदलाव हुए हैं। भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पर सवाल उठाते हुए बीबीसी आगे लिखता है कि हमेशा बहुमत से सरकार चलाने वाले मोदी क्या अपना रौबदार रवैया छोड़कर नीतीश और नायडू का साथ निभा पाएंगे। काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और इससे देश के लिए फैसले लेने के लिए मोदी का दबदबा खत्म होगा। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और मीडिया और मजबूत होंगे। इस पूरे मामले में बीबीसी ने अटल बिहारी के नेतृत्व वाली सरकार को भी याद किया और याद करते हुए लिखा है कि 1998 से 2004 में रही उनकी सरकार मोदी के लिए एक उदाहरण है। इस दौरान भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, कई एक्सप्रेसवे बनाए गए, व्यापार नीतियों को आसान किया गया और भारत में आईटी क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। बीबीसी के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अटल ने अपने सहयोगियों की सहमति के साथ काम किया। बीबीसी ने चंद्रबाबू नायडू की डिमांड्स को विशेष रूप से जगह दी। ब्रिटिश मीडिया ने लिखा है कि 2018 में टीडीपी ने अपनी मांगें न पूरी होने के कारण एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था।
वो आम चुनाव से कुछ समय पहले ही गठबंधन का हिस्सा बने थे। फिलहाल बीजेपी को समर्थन देने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है। इसके साथ ही उसने सरकार में अहम मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया है और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठाई है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बीजेपी सरकार अब बुरी तरह से अपने दो सहयोगियों की अच्छाइयों पर निर्भर हो गई है। इन दोनों सहयोगियों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार गठन के साथ साथ नीतियों को लागू करने में भी अपना पूरा हक वसूलेंगे। इन सब मीडिया चैनल्स के अलावा अल जजीरा भी सामने आया है और लिखता है कि बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत दिलाने में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंगलवार शाम को पार्टी समर्थकों से बात करते हुए नीतीश कुमार को इसका श्रेय दिया, लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं के बीच लंबे समय से प्यार और नफरत का रिश्ता रहा है, जिससे अक्सर ब्रेकअप और पैचअप की गुंजाइश रहती है। नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन किया है। दोनों ही नेता मुस्लिम वोटरों का समर्थन करते हैं और बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति पर भरोसा नहीं करते। तो काफ़ी हलचल है इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। कुछ ने बधाई दी, मगर ज़्यादातर लोगों को मिर्ची लग रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।